नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे विज्ञान यानी साइंस के, जिसमें प्रश्न रखे गए हैं टेट सी टेट दोनों से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं। जो टॉप प्रश्न यहाँ पे 15 रखे गए हैं, उसमें से टारगेट आप लोगों को रहेगा 12+। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आप लोगों की ये मांग थी कि सर साइंस पे चलाया जाए। तो यहाँ पे साइंस से जितने लोगों का भी साइंस है, आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आज के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कठिन भी प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों को रखा गया है जो अब तक आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। और आप लोगों का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 15 में से आप लोगों का टारगेट रहेगा 12+। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा है। बीमा MLT किसके अनुरूप होता है? तो यहाँ पे पहला करा है कि विनिमय, दूसरा करा है कि ऊर्जा, तीसरा करा है कि बल, चौथा करा है कि गति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। पहले का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए चौथा का जो पहले का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बल के साथ होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि यह सांकल्पनिक औजार होता है। जो ये MLT जो होता है, ये एक औजार होता है जिसका प्रयोग हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और औद्योगिकी गणित में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं, रसायन में करते हैं, औद्योगिकी में करते हैं और यहाँ पे गणित में भी करते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक औजार है, मतलब ये एक यंत्र है जिसपे बल देकर क्या किया जाता है, कार्यों को पूरा किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जितने लोगों का तीसरा सही था उन लोगों का राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। ये एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, तो प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये एक यूनिट है, ये अंतरराष्ट्रीय यूनिट है। इसका कार्य क्या होता है आप लोग प्रश्नों में बताइए। कि पहला यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि ऊष्मा से, दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान से, तीसरा कह रहा है कि गति से और चौथा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र से। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये व्युत्क्रम मात्रक होता है। व्युत्क्रम मात्रक किसमें प्रयोग होता है, अब आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा दूसरे का हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा चौथा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ये उच्च वृद्धि एवं अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, ये व्युत्क्रम मात्रक से संबंधित होता है। तो राइट आंसर जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर हमारा होगा चौथा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। याद रखिएगा आज के प्रश्न आप लोगों का टारगेट गिनते जाइएगा और लास्ट में कल के आप लोगों को उत्तर भी बताए जाएंगे, कितने लोगों के कल के उत्तर सही हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आप लोगों के यहाँ पे 8 और 11 दोनों में दिया गया है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो तीसरा ये करा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसमें डाला जाता है, तब उसमें तेज प्रफुल्लन मतलब है गुब्बारे जैसा निकलता है, तो होता है। तो उससे उत्पन्न गैस होती है। तो उससे उत्पन्न जो गैस निकलती है कौन सी होती है? पहला करा है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए तीसरा का पहला करा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरा करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तीसरा करा है कि ऑक्सीजन निकलती है, चौथा करा है कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर तीसरे का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। कि जो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा जो होता है उसमें क्या करते हैं आप, नींबू के रस को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तो उसमें एक फुहारे जैसा गुब्बारा जैसा उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, उसका नाम क्या है? पहला करा है कि हाइड्रोजन, दूसरा करा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा करा है कि ऑक्सीजन और चौथा करा है कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का यहाँ पे दूसरा होगा। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर से करें एक बार लाइक कर दीजिए। अब देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? पहला करा है कि गति का मात्रक है, दूसरा करा है कि ऊर्जा का मात्रक है, तीसरा करा है कि उष्मा का मात्रक है और चौथा करा है कि आवेश का मात्रक है। तो अब आप बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या होगा। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? जो एम्पियर होता है सेकेंड किसका मात्रक होता है? यहाँ पे गति का मात्रक होता है, क्या चलने के संबंध में नापा जाता है। यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक होता है, जो ऊर्जा होती है, कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका मात्रक है। या फिर उष्मा का मात्रक है, जो भी निकलता है उसमें ताप निकलता है उसका मात्रक होता है। या फिर आवेश का मात्रक होता है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। कितने लोगों का सही था जी? इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पांचवा प्रश्न ये कर रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। अब देखिए ये सबसे अच्छा प्रश्न आया है, कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की, यहाँ पे परिघटना की खोज किसने की थी। पहला करा कि रोएंटेजन ने, और यहाँ पे दूसरा करा जे थॉमसन ने, तीसरा करा कि बैकरल ने, और चौथा करा कि मैडम क्यूरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर पांचवें का होगा। क्योंकि ये प्रश्न आप लोग पहले यहाँ पे 6 से लेके 11 तक के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों से ही आपके साइंस के प्रश्न आते हैं, इनसे अलग नहीं आता है। साइंस का कोई अलग से निर्माण नहीं होता है। आप जैसे साइकोलॉजी हो गई, आप पर्यावरण हो गई, इन सभी में क्या करते हैं, हिंदी में आप प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो विज्ञान होता है, विज्ञान के प्रश्न होते हैं, इसमें आपका यथार्थता होती है, जो रहता है, जो आपके सूत्र होते हैं, जो आपके क्रियाएं होती है, घटनाएं होती है, सिर्फ वही रहते हैं। तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर पांचवें का होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा पांचवें का, तीसरे के साथ जाएगा बैकरल। बैकरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी। आइए देख लेते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है। छठा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा कि नीचे दिए गए में किसमें सर्वाधिक उष्मी मान होता है। देखिए किसमें सर्वाधिक उष्मी मान होता है, तो यहाँ पे छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नीचे दिए गए किसमें सर्वाधिक उष्मी मान होता है। तो पहला करा है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस में होता है, दूसरा करा है कि पत्थर का कोयले में होता है, और तीसरा करा है लकड़ी में होता है, चौथा करा है कि कोक में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा उष्मी मान किस में होता है, पहला प्राकृतिक गैस में होता है, जो गैसें होती हैं सीएनजी होती हैं, जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें होती है। यहाँ पे दूसरा करा कि पत्थर का कोयला, और यहाँ पे लकड़ी, और यहाँ पे कोक। अब देखिए कोक जो होता है इसमें तो नहीं हो सकता है, लकड़ी की जो होती है, लकड़ी जलाएंगे तो कुछ ही टाइम तक रहेगा। लेकिन पत्थर का जो कोयला होता है, क्या उसमें सर्वाधिक यहाँ पे उष्मी मान होता है, नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, जो देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को क्या किया जाएगा, इसके उदाहरण के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सातवें का अब इसके बाद जो भी है एनसीईआरटी ने जितने भी प्रश्नों को माना है उनके साक्ष्य भी रखे जाएंगे। तो सातवां देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए सातवां ये करा है कि उच्च बृहत्करण के सूक्ष्मदर्शी के साथ हम यहाँ पे नाभिक में छोटे गोलाकार निकाय को देख सकते हैं। इन निकायों के रूप में जाना जाता है। पहला कह रहा है कि नाभिकीय छिद्र को, दूसरा कह रहा है कि नाभिकीय डीएनए को, और तीसरा कह रहा है कि आणविक झिल्ली को, और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे केंद्रिक को। तो यहाँ पे कहा है कि उच्च बृहत्करण मतलब जो सबसे ज्यादा उच्च स्तर पे होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, जो एकदम देख नहीं सकते हैं। साथ हम नाभिकी के छोटे गोलाकार, जो नाभिक है उसके जो भी नाभिक क्रियाएं होती हैं उसके छोटे गोलाकार निकाय को देख सकते हैं। इन निकायों को के रूप में जाना जाता है। यानी किसके रूप में जाना जाता है, नाभिकीय के छिद्र के रूप में जाना जाता है, नाभिकीय डीएनए के रूप में जाना जाता है, आणविक झिल्ली के रूप में जाना जाता है, या फिर केंद्रक के रूप में जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बृहत्करण, यहाँ पे इसका आकार ये गोलाकार बताया है, यहाँ पे गोलाकार है। तो गोलाकार के अंदर जो होता है केंद्रक होता है, बीच में ही तो देखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं सातवें का क्या कह रहा है। देखिए सातवें का उदाहरण यहाँ पे रखा गया है। तो बृहत यहाँ पे करा कि उच्च बृहत्करण के सूक्ष्मदर्शी के साथ उन नाभिकी के एक छोटे गोलाकार निकाय को देख सकते हैं जिसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें परमाणु झिल्ली नामक दोहरी स्तरीय आवरण होती है। मतलब ये कि एक आवरण के बाद दूसरा आवरण इसके ऊपर चढ़ा होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसके जो केंद्रक होती हैं, इसके केंद्रक को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हमारा था यहाँ पे, इसका राइट आंसर चौथा था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है हमारा कि देखिए कह रहा है कि जीवित जीवों में को वंशानुगत की एक इकाई के रूप में जाना जाता है। किसके, यानी एक जीवित जीव है उसके किस वंशानुगत की इकाई के रूप में जाना जाता है। पहला कह रहा है कि गुणसूत्र के, दूसरा कह रहा है कि जीन, तीसरा कह रहा है कि एलिन, चौथा करा कि डीएनए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे आठवें का होगा। देखिए आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, न तो हमारा पहला का गुणसूत्र नहीं होगा। यहाँ पे करा है जीवित जीन, जो जीवित जीव हैं उनके वंशानुगत की इकाई के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, गुणसूत्रों को तो जाना नहीं जाता है, जाना जाता है किसको, जीनों को जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। याद रखिएगा आठवें का राइट आंसर होगा दूसरा। कैसे जानते हैं, आइए देख लेते हैं उदाहरण में।
राइट आंसर हमारा था दूसरा। यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा कि जीन। यहाँ पे देखिए जीन जो होता है जीवित जीवों के वंशानुगत की एक इकाई होती है जो माता पिता से वंशज में यहाँ पे वंशानुगत यहाँ पे वर्गों के हस्तांतरण, यानी क्या होता है एक गुण से एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है चलते जाता है, नियंत्रित करता है। ये जीन डीएनए से बने होते हैं, ये आकार में भिन्न होते हैं। मतलब ये है कि देखिए इसका आकार इस प्रकार से होता है और इसमें ऐसी ऐसी संरचनाएं लगी होती हैं। याद रखिएगा ये इसकी संरचना है, तो इसमें क्या होती है डीएनए होता है और इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, कहीं कहीं जुड़ा नहीं होता है। तो क्या होता है इससे क्या किया जाता है दूसरे डीएनए के साथ मैच करा जाता है, तो पता चल जाता है कि किसका वंशज ये है। तो राइट आंसर था हमारा यहाँ पे दूसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां ये करा कि कोशिकाओं के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है, यानी कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वो किसके रूप में जाना जाता है। पहला करा कि भ्रूण विज्ञान के, दूसरा करा कि तंत्रिका विज्ञान के, और तीसरा करा कि कोशिका विज्ञान के, चौथा करा कि जीव विज्ञान। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए कि इन चारों में से ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, किस ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं। 9वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पहला है हमारा भ्रूण विज्ञान, दूसरा करा है कि तंत्रिका विज्ञान, और यहाँ पे तीसरा करा है कि कोशिका विज्ञान, और चौथा करा है कि यहाँ पे जीव विज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। सॉरी, यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर। देखिए 9वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, कोशिका विज्ञान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही तो आप क्या करते हैं कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे अध्ययन की बात किया है तो किसके द्वारा, यहाँ पे भ्रूण विज्ञान। देखिए भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार से भ्रूणों का निर्माण होता है उसकी वहाँ पे जानकारी ली जाती है। तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत तंत्र जो आपके हैं जो क्रियाएं हैं उसका विज्ञान की खोज किया। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है जीवों की खोज की जाती है। तो यहाँ पे हमें बात किया है कि कोशिकाओं के अध्ययन की बात किया है, तो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत ही तो हुआ आएगा जिसमें आप सभी के प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आइए देख लेते हैं यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। देखिए तीसरा हमारा ये करा है, यहाँ पे कह रहा है उदाहरण ये करा है कि कोशिका लैटिन शब्द लेसा से जिसका अर्थ है छोटा कक्ष, यानी देखिए कोशिका जो होता है लैटिन शब्द से बना है जिसका नाम है लेसा और जिसका अर्थ होता है कि लेसा, यानी इसका अर्थ होता है छोटा कक्ष। सभी ज्ञात जीवों की बुनियादी संरचना कार्यात्मक और जैविक इकाई है। एक कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं को अक्सर जीवन के निर्माण ब्लॉक कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान, कोशिकी विज्ञान अथवा यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा था वहाँ पे जो राइट आंसर था हमारा यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये राइट आंसर जो था हमारा यहाँ पे तीसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा है कि माइक्रोस्कोप के तहत एक जीवित कोशिका को देखने वाला पहला आदमी कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे 10वें का होगा। देखिए ये होता है आपका एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है जिसमें क्या होता है आप एक प्लेट लगा होता है और इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं को यहाँ पे जीवित कोशिकाओं को देखते हैं। तो इसे देखने का पहला आदमी कौन था। पहला करा है कि रॉबर्ट ब्राउन थे। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जैकब मैथियस स्लेडस थे। और यहाँ पे तीसरा करा है कि एंटोन वैन यहाँ पे ल्यू वेन होक थे। और यहाँ पे चौथा करा है हमारा कि रुडोल्फ यहाँ पे विक्रे थे। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए जो 10वें का राइट आंसर जाएगा सीधे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एंटोन वैन ल्यूनहोक थे। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने कैसे देखा था। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा उदाहरण है कि माइक्रोस्कोप के तहत एक जीवित कोशिकाओं को देखने वाला पहला आदमी एंटोन वैन ल्यूनहोक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कब देखा था 1674 में सवाल स्पायग्रो का वर्णन किया था। और यहाँ पे वान ल्यूएनहॉक ने शायद बैक्टीरिया को भी देखा था, यानी इन्होंने सबसे पहले ही बैक्टीरिया को भी देखा था और जीवित कोशिकाओं को भी 1674 में देखा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था हमारा जो था यहाँ पे तीसरा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए। साइंस की क्लास चल रही है, आप लोगों ने कहा था कि चलाइए, तो सभी प्रश्न रखे गए हैं और सबसे हार्ड प्रश्न भी हैं। याद रखिएगा आप लोगों का स्कोर 12+ होना चाहिए 15 में से। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होगा। लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 का कह रहा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि सूखा रोग, यहाँ पे कह रहा है कि मैरासमम, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि
यहाँ पे क्वासियोरकार, और यहाँ पे तीसरा करा है कि रिकेट्स, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इनकी कमी से क्या होता है, हमारे जो शरीर होते हैं इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो क्या होता है, अब पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सूखा रोग यानी मैरासमस। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने उदाहरण की तरफ देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे क्या करा है, देखिए उदाहरण के अनुसार ये करा है कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। इसका लक्षण जो होता है ऊर्जा की कमी होती है, विकास की पूर्ण आंशिक रुकावट होती है, यानी आपकी विकास रुक जाती है, और ऊर्जा की कमी होती है। अधिकतर लोग होते हैं पतले, ऐसे लोग जो होते हैं अधिकतर पतले होते हैं। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को आज फास्ट करेंगे क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 12 का ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरी बेरी का लक्षण नहीं है, यानी बेरी बेरी का लक्षण नहीं है। तो पहला करा कि पक्षघात, दूसरा करा कि मांसपेशियों की में कमजोरी, और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि काम करने की कम ऊर्जा, और चौथा करा है कि मसूड़ों से खून आना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा। अब देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। यहाँ पे पूछा है नहीं, नहीं की बात किया है। तो राइट आंसर 12 का हमारा क्या होगा, तो जो राइट आंसर देखिए इसकी कमी से क्या होता है, याद रखिएगा जो बेरी बेरी के जो लक्षण होते हैं पक्षघात होते हैं, यानी मसूड़े से खून आता है, और मांसपेशियां जो होती हैं यहाँ पे मांसपेशियों की कमजोरी भी हो जाती, कमजोर होता है, इसके कारण भी बेरी बेरी के लक्षण होते हैं, और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। तो मांसपेशियों में थकान होगी तो काम करने की ऊर्जा भी जो होती है कम होती है। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, वेरी वेरी लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। याद रखिएगा बेरी बेरी जो विटामिन B1 की कमी से होता है, इसकी कमी होता है, इसका लक्षण जो होता है पक्षघात, मांसपेशियों की कमजोरी, और काम करने में थोड़ी कम यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर था केवल बेरी बेरी नामक जो बीमारी होती है ये B1 विटामिन के कारण होती है, यही हमारा नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इससे आप लोगों को बेहतर से कोई नहीं जान सकता क्योंकि आप लोग ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो पहला यहाँ करा कि बीमारी या चोट से मुक्त होने की स्थिति के रूप में, दूसरा करा कि बीमार या यहाँ पे घायल होने की स्थिति के रूप में, और यहाँ पे तीसरा करा है बीमारी के कुछ हल्के लक्षण होने की स्थिति के रूप में, और यहाँ पे चौथा करा है कि तनाव से मुक्त होने की स्थिति के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा 13 का होगा। देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कहा है स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए बीमारी या चोट से मुक्त होने की स्थिति के रूप में, यानी मुक्त होने की यानी आप ठीक हो जा रहे हैं उसके रूप में, और यहाँ पे कह रहा है घायल होने की स्थिति के रूप में। ये स्थिति का मतलब ये कि आप घायल हो रहे हैं तब होगा, और यहाँ जो कि हमारा गलत है, यहाँ पे स्वास्थ्य होने के यानी ठीक होने के रूप में परिभाषित करना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें घायल होगा तो स्थिति के रूप में यानी मेडिकल के लिए जाएगा। यहाँ पे तीसरा करा है कि बीमारी के कुछ हल्के लक्षण, यहाँ पे देखिए कुछ हल्के लक्षण होंगे तभी तो आप बीमार होंगे, इस स्थिति के रूप में नहीं हो सकता। और यहाँ पे तनाव मुक्त होने की स्थिति में, देखिए ये नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, 13 का राइट आंसर होगा पहला। आइए देख लेते हैं, देखिए उदाहरण एनसीईआरटी ने क्या माना है कि स्वास्थ्य को बीमारी या चोट से मुक्त होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सिर्फ रोग या यहाँ पे दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। यहाँ पे देखिए कोरोना के देख रेख में यही है WHO। तो राइट आंसर जो था हमारा यहाँ पे याद रखिएगा चौथा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहला था। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 14 का प्रश्न ये करा कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यकृत के द्वारा होती है, अग्नाशय के द्वारा होती है, अमाशय के द्वारा होती है, या फिर थायराइड के द्वारा होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कितने लोगों का सही आ रहा है, जल्दी से देखें जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा चौथे का हमारा यहाँ पे, 14वें का हमारा यहाँ पे दूसरे अग्नाशय के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे जो कि लास्ट प्रश्न यहाँ पे हैं, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और इसके बाद आप लोगों के कल के उत्तर बताए जाएंगे। वह ऊतक जो एक हड्डी स्थिति को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। मतलब वह ऊतक कौन सा है जो एक हड्डी को क्या करता है, दूसरी हड्डी से जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे करा कि यहाँ पे वो सामय ऊतक कहते हैं, उपस्थिति कहते हैं,
उपकला कहते हैं, स्नायु कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आप लोग 12 में पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे 15वें का, कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा। इसका उत्तर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आप लोग उत्तर देंगे इसका। तो आइए देख लेते हैं कल के उत्तर कितने लोगों के सही थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और परमा एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को उत्तर के अनुसार देख लेते हैं कल का उत्तर जो था वो कितने लोगों का सही था। यहाँ पे देखिए करा कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों को शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जा सकता है। मतलब ये कि गणित की प्रश्न याद रखिएगा, गणित के प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जा सकता है। किस रूप में अब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गणित के जो प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपका नियम से चलेगा, एक क्रम में चलेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आप नहीं रख सकते। जैसे क्या होता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि 5 में से आपको 2 घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 घटाना है तो आपका बचेगा 3। ये तो आप नहीं कर सकते एक क्रम में, इसको तो ऐसे नहीं कर सकते कि 2 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। लेकिन क्रम जो होता है इसी तरह से होता है प्राथमिक स्तर पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला है ये तो गलत है, दूसरा करा यहाँ पे विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरण जो उसका नियम है, सॉल्व करने का तरीका है, उसी आधार पर आप क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरा कितने लोगों का सही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा ये करा है कि वर्तिका सिंह का देखिए यहाँ पे 15 का यहाँ पे आया है दूसरा, जो कि राइट आंसर आया है कि एक निश्चित रूप के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे रिया जी का भी देखिए 15 का यहाँ पे दूसरा आया है जो कि राइट आंसर है। शहजान मलिक जी का भी देखिए यहाँ पे आया है, शहजान मलिक का जी यहाँ पे देखिए दूसरा आया है जो कि राइट आंसर इनका भी है। यहाँ पे कल्पना चीमा जी का भी देखिए यहाँ पे आया है दूसरा आया है जो कि राइट आंसर है। और ये दिलीप कुमार जी का भी देखिए 15 का दूसरा आया है जो कि राइट आंसर है आप लोगों का। और कल के प्रश्न लगभग सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्न सॉल्व किया, गणित के शिक्षण के थे। और अगली क्लास भी गणित शिक्षण पे चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वैष्णो यहाँ पे देखिए इनका भी आ गया है यहाँ पे दूसरा जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दीपा सिंह का भी देखिए यहाँ पे लगभग सभी लोगों का राइट आंसर आया है, दीपा सिंह का भी देखिए आया है। और यहाँ पे संध्या सिंह का देखिए तीसरा आया है। तीसरे में देख लेते हैं क्या है, एक ज्ञात तरीके से, मतलब जो आपको ज्ञात है उसके तरीके से कर रही हैं, जो कि ये आपका गलत है। आप एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित नियम, जो उसका कार्यक्रम जिस प्रकार से सॉल्व करना है उसके अनुसार चलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, गलत है आपका है। सोनी झा का देखिए तीसरा आया है, यहाँ पे 10वें का बताइए, जबकि राइट आंसर पूछा गया है 15वें का। तो यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए इतना बड़ा यहाँ पे आंसर दे दिए हैं, बहुत ही बड़ा आंसर दिया है इन्होंने, 2 तो यहाँ पे 2 ही है, एक भी लिख देते तो भी पता चल जाता कि दूसरा ही सही है। तो यहाँ पे दिलीप कुमार जी थैंक यू तो आपको भी। और यहाँ पे देखिए सोनी झा का देखिए 14 का तीसरा आया है जबकि पूछा गया है 15 का। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और भी हैं। यहाँ पे नीरज कुमार जी का भी देख लेते हैं कितना आया है। नीरज कुमार जी का देखिए 15 का 3 आया है जो कि गलत आपका उत्तर है। यहाँ पे देखिए रिया शर्मा जी के मैं न्यू हूँ, हैं मैं नहीं, आप पहले से क्लास ले चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का भी देखिए नेट स्लो है, कोई बात नहीं, आप अपना बाद में क्लास देख सकते हैं। तो आपका उत्तर सबसे पहले आ जाता है कमेंट बॉक्स में, विनीता जी आपका देख लेते हैं आपका उत्तर आया है नहीं। यहाँ पे देखिए आरती जी का, आज मैं क्लास छुट्टी नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं जा पाई थी क्योंकि नेटवर्क भी यहाँ पे भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए राजू सिंह का देखिए यहाँ पे 15 का दूसरा था और जो कि राइट आंसर है, विनीता नेट स्लो है। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखते हैं महेंद्र यादव जी का यहाँ पे देखिए तीसरा आया है जो कि गलत है आपका है। रिया शर्मा अच्छे क्वेश्चन थे मैथ के, आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाया जाता है, जैसे आप लोग पढ़ना चाहें उस तरह से पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे देखिए गूगल मीटिंग अपडेट कर रहे थे, यानी कुछ भी प्रश्न सॉल्व कर रहे थे आप। यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। संजय जी आप लोग, आपके लिए विनीता जी कह रही हैं कि बाद में क्लास देख लीजिएगा। और रिया जी यहाँ पे देखिए स्माइल की हैं, और यहाँ पे रिया शर्मा जी सही है। और आगे देखते हैं यहाँ पे आरती पांडे जी ने हाँ कहा है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार। और यहाँ पे मेरे आज ओनली 12 सही हुए हैं, तो याद रखिएगा प्रश्न थोड़े से कठिन थे तो 12 सही हुए हैं, फिर भी आपने अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किया। नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी थैंक यू सो मच आपको भी। और यहाँ पे देखिए रिया, अगर एग्जाम में ऐसा ही होगा, आप लोग अपनी स्थिति जो है इसी तरह बनाए रखिए। और यहाँ पे देखिए गुड नाइट अभी बोल दिया जाएगा आपको भी। और यहाँ पे देखिए 13 सही हुआ, जो कि इनका यहाँ पे रिया जी से एक प्रश्न आगे है विनीता जी का, जो कि 13 इनका सही हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अल्ताफ अहमद जी का यहाँ पे देखिए गुड नाइट बोल दिए हैं, इनका ऑप्शन प्रश्न नहीं आया था। अब देख लीजिए यहाँ पे राजू सिंह का भी देखिए गुड नाइट बोले हैं, ओके सर जी। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी सही हुआ है, कितना सही हुआ है, 13 सही हुआ है, विनीता जी के बराबर हुआ है। और वैष्णो जी ओके बोले हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे वैष्णो जी यहाँ पे नाइस क्लास, थैंक यू। विनीता जी गुड
नाइट सर जी, थैंक यू आपको भी। और यहाँ पे वैष्णो जी की गुड नाइट और रिया जी गुड नाइट। टाइम क्या है कल का? वही तो चल रहा है जो 9 बजे से चलती है, वही तो है 9 बजे से आपकी जो साइंस कहे थे आप लोग वही चलाई जा रही है। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे विनीता जी का आया है 13 सही हुआ है, 15 में से इनका 13 सही हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और यहाँ पे आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ऋतिक जी बोले हैं, तो 15 का दूसरा सही है, सही भी है दूसरा। यहाँ पे पूजा जी का भी देखिए यहाँ पे सुपर क्लास थी। और यहाँ पे देखिए रिया जी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगली क्लास भी में भी ऐसे ही प्रश्न चलाए जाएंगे। महेंद्र यादव जी का यहाँ पे देखिए तीसरा आया है जो कि गलत है, याद रखिएगा दूसरा राइट आंसर होगा। आप प्रश्न को फिर से ठीक से पढ़िए। और यहाँ पे वैष्णव जी की सुपर क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए वंदना जी का भी आ गया है 15 का दूसरा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर था दूसरा। और यहाँ पे विनीता कुमार जी 15 का ए आंसर हो सकता है किसी भी तार्किक से। इसमें विशेष एंड ज्ञात की बात उसमें नहीं किया है, उसने कहा है कि प्रश्नों को यहाँ पे किस तरीके से गणित के प्रश्न तो नियम से ही आप सॉल्व करते हैं, जो नियम उसका है उसी अनुसार ही आप चलते हैं। तो राइट आंसर दूसरा होगा, पहला नहीं होगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रिया जी का 15 का बी सही है, विनीता जी का आज का क्लास सुपर था, थैंक यू। और यहाँ पे पूजा जी का 15 का 2 आया है। और यहाँ पे पूजा यादव जी का 15 का 2, यहाँ पे देखिए इनका भी दूसरा सही हुआ है जो कि सही है। और वैष्णव जी का 15 का दूसरा सही है, बहुत ही सही बी दे रहे हैं, यानी सोचने विचारने के बाद देखिए इन्होंने बी दिया है, जबकि इनका आंसर ए आ रहा था। राइट आंसर ही बी होगा यहाँ पे विनीता जी। और आगे बढ़ रहे हैं सविता जी, यहाँ पे देखिए 15 का 2 13 सही हुआ है। और गुलशन जी का भी 15 का पहला सही है जो कि गलत है, इनका भी पहला गलत है, दूसरा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दीखा सिंह का भी देखिए आया है 15 का तीसरा है जो कि गलत है, 15 का तीसरा नहीं होगा, राइट आंसर दूसरा होगा। अरविंद कुमार जी का 15 का दूसरा है जो कि राइट आंसर है। विजय पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे आया है कि 15 का दूसरा, 13 सही हुआ है, बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आपका यहाँ पे विजय पांडे जी। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा और अपना राय जरूर बताइएगा कि कल की क्लास मैथ पेडागोजी पे ही चलाई जाए कि किस पे चलाई जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।